नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलईडी क्लासेस में। मैं ऋषभ कुमार आज आप लोगों को एक वीडियो में पूरे परसेंटेज का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज तो पहले कई वीडियो में मैं पूरी तरह से समाप्त कर चुका हूं, आप लोगों को पूरी तरह से पढ़ाया जा चुका है परसेंटेज। फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल ऐसे हैं जो हमें लगा कि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी, इस वजह से इस वीडियो में उन सारे सवालों को हम कलेक्ट करके लाए हैं और आप लोगों को उसका सल्यूशन बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एसएससी, रेलवे, अदर कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। एसएससी मेंस का भी क्वेश्चन हमने इसमें लिया है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि x y से 20% कम हो तो y माइनस x बट्टे y और x बट्टे x माइनस y के मान ज्ञात करें। तो बहुत आसानी से बात को समझिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो दिया क्या गया है? दिया गया है कि x y से 20% कम है, यानी x जो है वो y से 20% कम है, ये 20% कम है। तो माइनस में लिखें, यानी ये 20% कम है। किससे? y से। ये y से 20% कम है, ये दिया गया है। और हमसे पूछा है क्या? तो हमसे पूछा है y माइनस एक्स बट्टे y और x बट्टे x माइनस y, इस दोनों का वैल्यू हमसे पूछा है। इसमें इसके बराबर क्या होगा और इसके बराबर क्या होगा, यानी दिया गया है ये और पूछा गया है ये। तो क्या दिया गया कि x जो है वो y से 20% कम है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन ये लगता है कि हमसे नहीं बनेगा, तो हमेशा भरोसा रखिए इस बात पे कि जो दिया गया है उसी से हमको जवाब मिलेगा। सवाल का जवाब सवाल में ही होता है। तो समझिएगा, हमको तो ये दिया गया है और ये पूछा गया है, तो हम इसका वैल्यू कब निकाल सकते थे? अगर आप ऑप्शन देखें तो आपका जो इसका और इसका जो वैल्यू दिया गया है वो नंबर में दिया गया है। तो अगर हम इसका और इसका नंबर में वैल्यू अगर निकालते हैं तो x और y का मान हमको पता होना चाहिए, तभी तो नंबर में हम वैल्यू दे सकते हैं। तो वो तो दिया नहीं गया है कि x कितना है और y कितना है, ये नहीं बताया गया है क्वेश्चन में। केवल ये बताया गया कि x y से 20% कम है। तो x जो है y से 20% कम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि y बराबर क्या है? 100। यहाँ पे आप x y को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आसानी ये होगा कि हम 100 मान के बनाएं। और किसको 100 माने? y को। क्यों माने y को? क्योंकि बोला कि x y से 20% कम है, यानी अगर हम y 100 मान लेते हैं तो x हमारा आसानी से निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि x क्या है? इससे 20% कम है। तो 100 से अगर 20% कम है मतलब 80 है। हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं, पर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर y 100 है तो x कितना है? 80। क्यों? क्योंकि ये 20% कम है। अब हमारा x y निकल चुका है, तो आप इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो बहुत आसानी से आप यहाँ देखें कि अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा? 20। बट्टे में क्या है? y, तो y का वैल्यू डाल देते हैं 100, यानी इसका वैल्यू हमारा निकला 1/5। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। x हमारा क्या है? 80 और x माइनस वाई करें, x माइनस वाई करें तो बट्टे में क्या आएगा? -20। इसको अगर हम काट देते हैं तो कितना आएगा? -4। यानी हमारा उत्तर क्या निकला? 1/5 और -4। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? पहले नंबर का ऑप्शन जो है वही आपका उत्तर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलिए। इस सवाल में कहा जा रहा है कि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। तो क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। कहा गया x y का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y है, यानी हमसे पूछा जा रहा है x का हम कितना प्रतिशत निकाल दें कि बराबर में क्या आ जाए? y आ जाए। x का कितना प्रतिशत y है, मतलब x का कितना प्रतिशत निकालें कि बराबर में क्या आ जाए? y।
अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि हम मान लें कि x का r% y है, z% है, कुछ भी मान लें, तो जो भी मानेंगे उसका वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है दोस्तों कि अगर हम मान लेते हैं कि ये r% है तो r का वैल्यू हम निकाल तो सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इधर y है और इधर x है तो ये जब इधर आएगा ये दोनों तो कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो हमारा उत्तर आएगा नहीं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा बातों को, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक बहुत आसान सा रास्ता है कि आप देख रहे हैं कि हमसे आंसर जो मांगा जा रहा है वो प्रतिशत में मांगा जा रहा है। क्या बोला गया? हमसे कहा गया x का कितना प्रतिशत y है, यानी प्रतिशत में जब मांगा जा रहा है तो हम 100 मान के बना सकते हैं। अब हमको सोचना ये है कि हम 100 किसको माने, x को या y को। तो क्वेश्चन पढ़ के हमको लॉजिक लगाना होता है। क्वेश्चन में कहा गया x y का 80% है, यानी ये जो x है ये y का 80% है। तो अगर हम मान लेते हैं कि y हमारा 100 है तो x इसका 80% है, यानी 80 होगा। अब हमारा x और y दोनों निकल चुका है। अब हमसे पूछा था क्या? हमसे पूछा था x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। तो x तो 80 है, यानी 80 का कितना प्रतिशत y है, यानी 100 है। y क्या हो गया? 100। तो अब यहाँ पे अगर हम r मान लेते हैं तब तो हम r को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे होगा? तो समझिए 80 गुने r/100 बराबर में क्या 100। आप समझिए कि यहाँ पे अगर हम r निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 गुने 100 बट्टे में क्या 80, यानी 125%। ये 5 है, यानी 125% हमारा उत्तर होगा। यानी हमसे जो पूछा था कि x का कितना प्रतिशत y है तो 125% y है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। कहा जा रहा है एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। यानी उसको एक संख्या में, छात्र को क्या था कि एक संख्या में 5/3 से गुना करना था, लेकिन वो गलती से क्या करता है 3/5 से गुना कर देता है। तो त्रुटि तो आई होगी। तो कह रहा है कितने प्रतिशत का त्रुटि हुआ। तो समझिए बातों को, जब प्रतिशत में डाटा मांगा जा रहा है तो हम 100 मान सकते हैं। और किसको 100 मानने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि छात्र ने एक संख्या में गुना किया है तो हम वो संख्या ही मान लेते हैं 100 है। और 100 क्यों माने? क्योंकि प्रतिशत में हमसे पूछा है डाटा, तो हम 100 मान के बहुत आसानी से बना लेते हैं। मान लीजिए कि छात्र जिस संख्या में गुना किया है वो संख्या 100 है। अब छात्र को गुना करना था कितना से, 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया। यानी उसको गुना करना था 5/3 से। तो अगर सही गुना करता, सही मान की अगर हम बात करें तो उसको कितना से सही मान कब निकलता? जब वो सही गुना करता। तो सही गुना कितने से होता? 5/3 से। तो अगर 5/3 से गुना करता तो उसका आंसर क्या आता? 500/3। ये सही मान होता, लेकिन वो ऐसा किया नहीं, वो गलती से 3/5 से गुना कर दिया। यानी संख्या जो था उसमें वो 5/3 की जगह 3/5 से गुना कर दिया। तो अगर 5/3 से करता तो सही मान ये आता। लेकिन अगर हम बात करें त्रुटिपूर्ण मान की, यानी जो उससे गलती हुआ तो गलती होने के बाद जो मान उसका प्राप्त हुआ वो तो त्रुटिपूर्ण मान है। तो त्रुटिपूर्ण मान उसका क्या होगा? त्रुटिपूर्ण मान उसका होगा 100 गुने 3/5। क्यों? क्योंकि 100 में गुना कर दिया वो 3/5 से। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 60। तो आप खुद देखिए, सही मान था 500/3। अगर सही गुना करता तो 500/3 आंसर आता, लेकिन उसने गलत गुना किया तो आंसर कितना आया? 60। हमसे पूछ रहा है कि परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, यानी कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है। तो जितना का त्रुटि होगा पहले वो पता करेंगे।
त्रुटि प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो पहले तो हमको त्रुटि निकालना होगा कि कितना का त्रुटि हुआ। तो 500/3 और 60 यानी सही मानिए गलत मानिए, तो इसमें से इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा कितने का त्रुटि हुआ। तो 500/3 और -60, इसको 3 LCM लीजिएगा तो 500 में से कितना घटेगा 180, तो बचेगा कितना 320, यानी त्रुटि कितने का हुआ इतने का। लेकिन हमसे पूछा है त्रुटि प्रतिशत, तो प्रतिशत जिसका भी प्रतिशत निकालना है उतना गुने 100, यानी जितने का त्रुटि हुआ उतना गुने 100। और ध्यान रखेंगे कि त्रुटि किस में हुआ है, सही मान में ना, ये इसको ना गलत कर दिया तो 500/3 हम यहाँ डालेंगे। अब हमारा उत्तर क्या होगा 320/3 गुने 100, और ये नीचे वाला पलट जाएगा तो क्या होगा 3/500, 00 से 00, 3 से 3 और 5 से हम इसको, यानी 64%, यानी हमारा जो परिकलन हुआ है आंसर का उसमें कितने प्रतिशत का त्रुटि है, तो 64% का। तो उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और इसमें छात्र बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो ज़रा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया, C की आय B की आय से 20% अधिक है और B की आय A की आय से 25% अधिक है, C की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये क्वेश्चन ही इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है छात्रों के बीच कि कई बार छात्र क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं और कई बार पढ़ते रह जाते हैं। तो मेरा सुझाव है कि इस तरह के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में जिसमें कुछ व्यक्तियों की तुलना की गई है, उसको पहले क्वेश्चन को आप समझना सीखें, बहुत अच्छे से समझो क्वेश्चन को। कैसे समझेंगे, तो देखिए 3 व्यक्ति हैं A, B और C, यही तो बोला, इसी तीनों को तो तुलना किया गया है कि कौन किससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले आपको क्या कहा, C की आय B की आय से 20% अधिक है, यानी C की जो आय है ये 20% अधिक है, तो प्लस दे देते हैं। बस ये लिखा इसलिए जा रहा था कि आप क्वेश्चन को समझें, सॉल्यूशन तो हम बाद में सीखेंगे, पहले क्वेश्चन को समझिए कि C जो है वो 20% अधिक है। तो हम इस तरह से लिख लिए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि 20% अधिक है कौन, C की आय जो है वो B की आय से कितना अधिक है 20% अधिक है, और B की आय जो है वो A की आय से 25% अधिक है, यानी ये कितना अधिक है 25%, और किससे अधिक है तो A से। यही तो तुलना किया गया है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, इतना अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। तो सबसे पहले C के बारे में क्या कहा कि C की आय B की आय से 20% अधिक है, और फिर क्या कहा B की आय A की आय से 25% अधिक है। ये तो दिया गया है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि C की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी C की जो आय है वो A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है, किससे, A से, यानी C की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि ये कितना अधिक है, फिर इसका प्रतिशत निकालेंगे, किससे कितना अधिक है, A से, कौन, C, यानी C की आय A की आय से कितना अधिक है, पहले हम यह ज्ञात करेंगे। तो इसमें कहीं भी A, B, C किसी का भी आपको आय दिया नहीं गया है, और डाटा हमसे जब प्रतिशत में पूछ रहा है कि C की आय कितना प्रतिशत अधिक है A से, तो हम 100 मान के बनाएंगे। तो अब बात आती है 100 किसको मानेंगे, A की आय की या B की या C की आय की। तो समझिए तुलना से पता चलेगा, C की आय 20% अधिक है किससे, B से, और B की आय किससे अधिक है, A से, यानी अगर हम A का आय मान लें तो B का पता चल जाएगा, और B का पता चल जाएगा तो C का भी पता चल जाएगा। इसलिए हम किसकी आय मानेंगे, A की, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं A की आय कितनी है 100 रुपया। तो B की कितना होगा, तो B क्या है, A से 25% अधिक है तो 125, और C कितना अधिक है, B से 20%। तो अगर B का पता हो गया तो हम C का भी बता सकते हैं कि C का आय क्या है 20% अधिक है, किससे, B से। तो B का जितना आय है उसको 20% हम अधिक कर देंगे तो C का आय पता चल जाएगा। तो कितना उत्तर आएगा हमारा, 20 से 5 और 20 से 6 और 5 से 25,
यानी 150। तो ध्यान से देखिए, हमको A का आय पता चल गया, B का और C का। अब हमसे पूछा क्या है कि C की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखिए C की आय जो है वो 150 है और A की आय कितना है 100। तो C की आय कितना अधिक है 50। तो कितना अधिक है ये तो नहीं पूछा, कितना प्रतिशत अधिक है। तो जितना अधिक है उतना गुने 100 और क्या नीचे में क्या, तो C की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तुलना किससे हुआ है A से। तो A की आय हम नीचे डालेंगे जो कितना है 100, यानी 50% अधिक है C की आय किससे, A से। तो सवाल बनाना बहुत आसान है, बहुत कम समय में बना सकते हैं। इतना लंबा इसलिए किया गया है ताकि आप क्वेश्चन को समझें कि आपको कैसे बनाना है और कैसे क्वेश्चन को समझना है। ऐसा नहीं कि एक लाइन क्वेश्चन पढ़े एक लाइन बनाए, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के समझ में आना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है A प्लस B का 15% बराबर A माइनस B का 25% हो तो B का कितना प्रतिशत A के बराबर है, यानी B का कितना प्रतिशत A होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो ध्यान से देखिए, वही बात हमको फिर से दोहराना है कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो जो दिया गया है उसको देखिए, दिया गया है A प्लस B का 15% बराबर A माइनस B का 25%, A माइनस B का 25%, ये दिया गया है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि B का कितना प्रतिशत A के बराबर होगा, यानी B का कितना प्रतिशत A होगा, ये पूछा गया है। तो B का कितना प्रतिशत A होगा, यहाँ हमको A और B कुछ भी दिया तो नहीं गया है, केवल ये दिया गया है। तो जो दिया गया है उसी से हमारा उत्तर निकलेगा। तो इसको थोड़ा आगे सॉल्यूशन कीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। इसको इस तरह के सवाल बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इस बात पे फोकस कीजिए कि जो दिया गया है वहीं से हमारा उत्तर निकलेगा, उस पर दिमाग लगाना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए A प्लस B गुने 15/100 A माइनस B गुने 25/100। अब यहाँ देखिए ये 100 नीचे में है तो कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, अब बचा 15A प्लस 15B बराबर 25A माइनस 25B। यहाँ से हम क्या करते हैं, A वाले को एक तरफ लाते हैं और B वाले पद को दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो 15A माइनस 25A माइनस 25B माइनस 15B। अब यहाँ हमारा क्या बचेगा, माइनस 10A, और इधर क्या बचेगा माइनस 40B। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो A बराबर क्या होगा, A बराबर होगा 4B। तो A बराबर होगा 4B। तो A बराबर जो 4B है, अब यहाँ से आप खुद देखिए कि हमारा A निकल चुका है। और यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं कि हमसे पूछा गया था कि B का कितना प्रतिशत A है, B का कितना प्रतिशत A है। तो आप देखिए कि A जो है B का 4 गुना है। A क्या है, B का 4 गुना है, नहीं है। अगर A बराबर 4B है, इससे क्या पता चल रहा है कि B को जब हम 4 गुना करेंगे तब A का बराबर होगा। इसका मतलब A 4 गुना है, किससे 4 गुना है, B से। तो B का 4 गुना A है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B का कितना प्रतिशत है, 400% है। कितना प्रतिशत है, 400। कैसे समझेंगे, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि मेरा आय आपके आय से 2 गुना है, मेरा आय आपके आय से 2 गुना है, इसका मतलब कि मेरा आय आपके आय का 200% है। 3 गुना है तो 300% है। तो उसी तरह ये 4 गुना है तो ये कितना परसेंट होगा, B का 400% होगा। तो अगले सवाल पे चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। इसमें कहा जा रहा है P Q से 5 गुना बड़ा है, Q P से कितना प्रतिशत कम है। P Q से 5 गुना बड़ा है, यानी यहाँ पे आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से। P जो है वो Q से 5 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है, P, किससे, Q से। तो ये बड़ा है इससे।
दोनों बराबर तो हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। कैसे बड़ा है? तो 5 गुना बड़ा है। तो अगर हम इसको भी 5 गुना कर दे तो ये दोनों बराबर होगा। यानी P बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 5Q। ये हम क्यों लिखे? तो समझिएगा, हमसे पूछा गया कि Q P से कितना प्रतिशत कम है। Q जो है वो P से कितना प्रतिशत कम है। तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा कि Q P से कितना कम है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो P माइनस अगर Q कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि P Q से कितना कम है। तो P माइनस Q, तो P का वैल्यू क्या है? 5Q, और Q माइनस Q मतलब क्या? 4Q। यानी अगर हम आपसे कहें कि Q जो है P से कितना कम है तो 4Q कम है। हमसे ये तो नहीं पूछा कि कितना कम है, हमसे पूछा कितना प्रतिशत कम है। तो जितना कम है उतना गुने 100। अब बट्टे में क्या? तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा? Q P से कितना प्रतिशत कम है। तो तुलना किससे हुई? P से। तो हम P यहाँ डालेंगे, लेकिन P डालेंगे तो ये तो कटेगा नहीं। तो P का मान क्या है? 5Q, वो डालेंगे। यानी हम यहाँ क्या डालेंगे? 5Q। अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? 80%। तो बहुत ही आसान है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिल रही है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ध्यान से देखिए, लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात दिया गया है। आपको कितना अनुपात दिया गया है? 4:1। जो छात्र इस तरह का सवाल बनाते होंगे उनको पता होगा कि जो अनुपात दिया गया है उसी में हम x लगा के मान लेते हैं। और जिनको नहीं पता है वो समझ लें कि इस टॉपिक पे तो हम बात अनुपात जब पढ़ाएंगे आप लोगों को उसमें करेंगे। यहाँ तो परसेंटेज की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आप केवल मोटी भाषा में यह याद रखें कि जितना अनुपात दिया गया है उसी में हम x मान के संख्या को मान लेते हैं। तो हमको क्या दिया गया है? लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात। लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात दिया गया है। कितना है? 4:1। और हमने आपसे कहा कि जितना अनुपात दिया है उसी में x मान के आप मान लीजिए। क्या मानेंगे? जैसे लड़का और लड़की यहाँ दिया है तो लड़का और लड़की मान लेते हैं। यानी लड़का का संख्या हम मान लेते हैं 4x, तो 4 में x लगा दिए। और लड़की का संख्या मान लेते हैं 1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत तो हम लिखेंगे। यानी लड़का और लड़की पता चल गया। अब हम यहाँ ये भी बता सकते हैं कि उस स्कूल में कुल छात्र कितना होगा? 5x। लड़का और लड़की को जोड़ दिए तो 5x। अब समझिए कि और आपको क्या कहा गया? आपसे कहा कि लड़का और लड़की का अनुपात इतना है, तो लड़का लड़की का संख्या हम मान लिए। अब हमसे कहा गया था कि लड़का में 75% और लड़की में 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। यानी इसमें 75% लड़का को छात्रवृत्ति मिल रही है और लड़की में कितना को? 70% को छात्रवृत्ति मिल रही है। ये सब दिया गया है। अब पूछा क्या है? कितने प्रतिशत छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? कितने छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, फिर उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों की कुल संख्या। दोस्तों, आपके समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। अगर आप एक बार इस तरह का सवाल को अच्छे से समझ लें, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखिए, हम निकाल क्या रहे हैं? छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो लड़का में 75% को छात्रवृत्ति मिल रहा है, इसका मतलब 25% को नहीं मिल रहा होगा। तो लड़का में कितने को नहीं मिल रहा है? तो 25% को। तो लड़का का जितना संख्या है उसका 25% हम निकालेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि लड़का में कितने लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। लेकिन हमको तो कुल छात्र निकालना है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो लड़का में तो पता चल गया, लड़की में कितना? तो 70% को मिल रहा था, मतलब 30% लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो लड़की का संख्या x
अगर उसका 30% हम निकाल लें तो हमको क्या पता चलेगा कि लड़की में कितने लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो ये लड़कों की संख्या है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, ये लड़की की संख्या है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। दोनों को जोड़ दिए तो कुल छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों की संख्या पता चल गई, जो कितना होगा 25 से 4, तो यानी 4 से 4 यानी ये x प्लस ये कितना 3x/10, एलसीएम लीजिएगा तो 13x/10 आएगा। यानी ऐसे 13x/10 छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। हमसे पूछा कितने प्रतिशत को नहीं मिल रही है, तो जितने को नहीं मिल रही है उतना गुने 100 अब बट्टे में क्या, तो छात्रों में कितने प्रतिशत को नहीं मिल रही है, तो टोटल छात्र ना, तो टोटल छात्र हमारा क्या है 5x। अब यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा 5 से 2 x से x यानी 13 दूना कितना 26%। यानी 26% छात्र कैसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो बहुत ही आसान है समझाने में, और बताने के लिए बहुत सारा बातें लिखनी पड़ती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल में मेंस में पूछा गया 2011 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वो संख्या क्या है। बातों को समझना है कि एक कोई संख्या है जिसमें गुना किया गया, किससे गुना किया गया, उसी संख्या के 25% से, तब जो संख्या प्राप्त हुआ वो पहले वाले संख्या से 200% अधिक है। तो कह रहा है वो संख्या बताइए। तो प्रतिशत में डाटा तो मांगा नहीं जा रहा है कि हम संख्या 100 मान लें, x मानना पड़ेगा। यानी हम वो संख्या मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है x। अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस संख्या में इसी संख्या के 25% से गुना किया गया। तो आप समझिए कि अगर हम बात करें ये संख्या में गुना किया गया है किससे, इसी के 25% से, तो इसका 25% क्या होगा, इसका 25% क्या होगा, x का अगर हम 25% निकालें तो क्या निकलेगा x/4। यानी इस संख्या में इसके 25% से गुना करते हैं, मतलब x/4 से गुना करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होगा x²/4। और क्वेश्चन में क्या कहा कि एक संख्या में उसी संख्या के 25% से जब गुना करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वो पहले वाले संख्या से 200% अधिक है। तो पहले वाला संख्या तो x है, अब गुना करने पर ये आया और ये अधिक है किससे, पहले वाले से। कितना अधिक है 200%। तो ये 200% अधिक है। अगर हम इसको भी 200% अधिक कर दें तो ये दोनों बराबर होगा। तो इसको 200% कैसे अधिक करेंगे, तो 100 में 200 को जोड़ देते हैं तो 300/100 यानी कितना आएगा, तो x² बराबर 3x मतलब क्या 12x। अगर हम x निकालें तो क्या आएगा 12x/x यानी 12, यानी वो संख्या क्या पता चला 12 है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। यानी एक कोई ऑफिस है, कार्यालय है जिसमें 40% महिला है, और फिर कहा कि 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे पक्ष में जितने भी मतदान आया वो कितना प्रतिशत है। यानी मेरे पक्ष में जो भी मत मिला उस मतों की प्रतिशत क्या है यह पूछा जा रहा है। तो कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ये तो नहीं पता, बस इतना पता 40% महिला है उसमें। तो मान लीजिए कि उसमें कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं, तो 100 क्यों माने, क्योंकि प्रतिशत में डाटा मांगा। अब अगर 100 कर्मचारी हैं तो क्वेश्चन में कहा 40% महिला है, तो अगर 100 में 40% महिला है, इसका मतलब महिला की संख्या कितनी है, महिला की संख्या है 40। और अगर 100 में 40 महिला है तो 60 क्या होंगे पुरुष, यानी उस ऑफिस में 40 महिला और 60 पुरुष हैं। अब कहा एक व्यक्ति कह रहा है कि महिलाओं में 40% ने उसको मत दिया और पुरुष में 60% ने उसको मत दिया, तो उसको कितना प्रतिशत मत मिला, तो जितना मत मिला उतना गुने 100। तो कितना मत मिला, पहले तो ये निकालेंगे कि कुल प्राप्त मतों की
संख्या। तो महिला में 40% ने उसको मत दिया, तो महिला की संख्या है 40 और इसका 40% निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना महिला ने उसको मत दिया। तो महिलाओं की संख्या क्या है 16। और पुरुष में कितना प्रतिशत दिया 60%। तो पुरुष की संख्या 60 है, अगर हम इसका 60% निकाल दें तो हमको क्या पता चलेगा कि पुरुष में कितने पुरुष ने उसको मत दिया। तो महिला में 16 और पुरुष में कितना 36, यानी हम दोनों को जोड़ दें तो उस व्यक्ति को टोटल मत कितना प्राप्त हुआ तो 52। उस व्यक्ति को टोटल मत कितना प्राप्त हुआ 52। हमसे पूछा कि कितना प्रतिशत उसको मत प्राप्त हुआ, तो अगर टोटल कर्मचारी 100 है उसको 52 मत प्राप्त हो रहा है, 100 में 52 प्राप्त हुआ तो कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ 52%। यहाँ तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत आसानी से पता चल गया होगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा जा रहा है ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आप वर्क एंड टाइम चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो उसके कुछ बेसिक बातों को समझिए। अगर कोई व्यक्ति एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है, कोई व्यक्ति एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है तो उस व्यक्ति का एक दिन का काम क्या होगा 1/20। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है तो उस व्यक्ति का एक दिन का काम क्या होगा 1/15। अगर कोई व्यक्ति एक काम को 50 दिन में समाप्त करता है तो उस व्यक्ति का एक दिन का काम क्या होगा 1/50। ये बेसिक बात आप समझ लीजिए। अगर हम इसको थोड़ा उल्टा बोलें कि किसी व्यक्ति का एक दिन का काम 1/25 है तो इसका मतलब वह व्यक्ति कितने दिन में काम समाप्त करेगा 25 दिन में। अगर किसी व्यक्ति का एक दिन का काम 1/40 है, इसका मतलब वह व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा 40 दिन में। तो उम्मीद है दोस्तों वर्क एंड टाइम का ये बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए एक काम को 70 दिन में करता है। तो एक काम को कितने दिनों में करता है 70 दिनों में। तो आप बताइए ए का एक दिन का काम अगर हम आपसे पूछे तो कितना होगा 1/70। ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/70। अब ए का एक दिन का काम हमको क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमसे कहा है कि बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। बी ए से 40% अधिक कुशल है, इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में जितना काम करता होगा बी उससे 40% अधिक करेगा। क्यों? क्योंकि बी 40% अधिक कुशल है। इसका मतलब ए का एक दिन का काम अगर इतना है तो बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो जितना काम ए किया है उससे 40% अधिक बी करेगा। तो कितना हमारा आएगा 1/50, यानी बी का एक दिन का काम कितना है 1/50। और अभी तो आप सीखे हैं कि अगर बी का एक दिन का काम 1/50 है तो बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा 50 दिन में, यानी बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा 50 दिन में। और यही तो हमसे पूछा गया था। तो बहुत ही आसान है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा जा रहा है किसी परीक्षा देने वालों में 640 लड़के और 360 लड़कियाँ थीं। लड़कों में 60% और लड़कियों में 80% परीक्षार्थी सफल रहे। असफल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत संख्या क्या है। तो आपके क्वेश्चन में क्या सब दिया गया है, लड़का और लड़की की संख्या बताया गया है। यानी इस परीक्षा में लड़का कितना है 640 और लड़की का संख्या कितना दिया गया है 360। और कहा क्या कि लड़का में 60% लड़का क्या किया है पास हो गया है और 80% लड़की पास हुई है। 80% लड़की क्या हुई है पास हुई है। यानी लड़का में 60% पास हुआ और लड़की में 80%। और फिर पूछा क्या हमसे, पूछा है कि असफल होने वाले परीक्षार्थियों की कुल प्रतिशत संख्या क्या है। यानी कितने प्रतिशत छात्र इस परीक्षा में असफल हुए। तो कितने छात्र असफल हुए पहले वो निकालेंगे। तो कुल असफल छात्रों की संख्या, कुल असफल छात्रों की संख्या कैसे प्राप्त होगा। तो लड़का 640 है, इसमें 60% पास हो गया, यानी 40% लड़का क्या हो गया फेल हो गया। तो अगर लड़कों की संख्या का 40% हम निकालें तो पता चल जाएगा कितना लड़का फेल हुआ। और लड़की में क्या,
80% पास हुआ, यानी लड़की की संख्या जितनी है उसका अगर हम 20% निकालें तो कितना लड़की फेल हुई वो पता चल जाएगा। तो अब दोनों को जोड़ दें तो कुल छात्र जो असफल हुए हैं उनकी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो कितना होगा, 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो अब हमारा यहाँ आएगा 256 और प्लस 72, यानी 6 2 8 2 3 328, यानी 328 छात्र उस परीक्षा में असफल हो गए। लड़का लड़की सबको अगर हम जोड़ दें असफल छात्रों की संख्या को तो 328 छात्र क्या हैं जो इस परीक्षा में असफल हुए हैं। हमसे पूछा कितना प्रतिशत असफल हुए, तो जितना असफल हुए हैं उतना गुने 100, और नीचे में क्या कितने प्रतिशत छात्र असफल रहे, तो टोटल छात्र लड़का लड़की को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा 1000, यानी हमारा उत्तर कितना आएगा 32.8%, यानी 32.8% छात्र जो हैं वो किसी ने 32.8% जो छात्र हैं वो इस परीक्षा में क्या हुए हैं असफल हो गए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी आज हम इस तरह के क्वेश्चन को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आज बिल्कुल नए तरीक़ा से हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुत ही कम समय में आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना वेन डायग्राम का। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में, 15% गणित में फेल हुए, और यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए हैं तो दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत संख्या क्या है। तो ध्यान से देखेंगे कि पहले तो क्वेश्चन में क्या सब दिया गया है उसको समझिए। 20% छात्र जो हैं वो साइंस में फेल हो गए, साइंस में फेल हो गए, कितना 20%। 15% छात्र मैथ में फेल हो गए, और क्या कहा 73% छात्र दोनों सब्जेक्ट में पास हो गया। ये दिया गया है कि 20% छात्र साइंस में फेल हुआ, 15% छात्र मैथ में फेल हुआ, और 73% छात्र दोनों में पास हुए। दोस्तों यहाँ अगर हम सबको ऐड कर दें तो ये जो 108% छात्र आया इसमें हर तरह का छात्र आ गया। क्यों? क्योंकि जो साइंस में फेल किया उसको हम ऐड कर दिए, जो मैथ में फेल किया उसको ऐड कर दिया, जो दोनों में पास किया उसको ऐड कर दिए। यानी आप समझिए बातों को, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि जो मैथ में पास किया है हो सकता है कि वो साइंस में फेल होगा, और जो साइंस में पास किया है उसमें से कुछ छात्र ऐसा होगा जो मैथ में फेल होगा। यानी जब हम साइंस में फेल छात्रों को जोड़ रहे हैं तो इसमें कुछ छात्र ऐसा भी जुड़ा है जो मैथ में फेल होगा, और जब हम मैथ वाले फेल छात्रों को जोड़ रहे हैं तो वो छात्र भी जुड़ रहा है जो साइंस में फेल होगा। यानी अगर हम हर तरह के छात्र को जोड़ दिए तो क्या किस किस तरह का छात्र ऐड हो गया, ज़रा ध्यान से समझिए। जो मैथ में पास किया वो भी ऐड, जो मैथ में फेल किया वो भी ऐड, जो साइंस में पास किया वो भी ऐड हो गया, जो साइंस में फेल किया वो भी ऐड हो गया, जो दोनों में पास किया वो भी ऐड हो गया, और जो दोनों में फेल किया वो भी इस 108% में ऐड हो चुका है। यानी हर तरह का छात्र ऐड हो चुका है। अब टोटल छात्र तो 100% होगा। ये 108% क्यों हो गया? क्योंकि जो दोनों में फेल है उसकी गिनती दोनों जगह हो गई, दो जगह हो गई। यानी अगर इसमें से हम 100% माइनस कर दें तो 8% छात्र कैसे हैं जो दोनों में फेल किए हैं। तो बात समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक बार अगर आप खुद से इसको समझें कि क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसका वास्तविक मतलब क्या निकलता है, तो आप बहुत आसानी से बिना पेन के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब परसेंटेज हमने तो आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, लेकिन आपकी तरफ से कंप्लीट तब होगा जब आप इन सारे वीडियो को कई बार देखेंगे और कोई भी एक अच्छे बुक से परसेंटेज के चैप्टर को अच्छे से बनाएंगे। एक एक सवाल को कई बार बनाइए, और जिस तरह के सवाल में आपको प्रॉब्लम होता है उसको कई बार बनाइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कहाँ आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो अब हम लोग अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।